पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने बड़े विस्तार के साथ आपके सामने सारी बातों की चर्चा करी। भाजपा और जसपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सब बातों का खुल करके जिक्र किया। अगर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, जहाँ महंगाई बढ़ी है वहीं आज भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान को जहां इस प्रदेश में ये उम्मीद थी कि उसे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आज बेरोजगारी में भी हरियाणा प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पे है। वही साथियों कानून व्यवस्था का दिवाला पीट गया और उसके साथ साथ किसान के खेत में होने वाली फसल के दाम कम हो गए। जहां कहीं किसान की फसल के अंदर कोई बीमारी की वजह से फसलें खराब होगी, आज इस हरियाणा प्रदेश में कोई 20 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पे किसान धरने पे बैठा है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे नए कानून बना रहा है जिससे हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। पहले कृषि के 3 काले कानून बनाए थे और वो कृषि के 3 काले कानून जब बने उस वक्त में कोरोना जैसी महामारी जो है हमारे देश में दस्तक दे रही थी। उस वक्त में कोरोना की महामारी से लोग डरे और भयभीत थे। बावजूद उसके भी लाखों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों ने वो 3 कृषि के काले कानून खत्म हो इसके लिए 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके आंदोलन चलाने का काम किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और नतीजा ये निकला कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात पे एहसास हुआ कि मेरा निर्णय गलत था, मैंने गलत कानून बनाए। आखिर तीनों कृषि के काले कानून वापिस हुए, किसान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ घर वापसी करी और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। आज साथियों, जहां पहले किसान को दुखी किया, परेशान किया, वही एक नौजवान कैसे परेशान हो इसके लिए अग्निपथ योजना के नाम से एक नई देश के अंदर चिंगारी लगाने का काम किया। बड़ी हैरानी की बात है, देश का प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं था उस वक्त भाषण देता था और कहता था कि भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद हम 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। 8 वर्ष बीत गए, अब तक किसी भी एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं मिला और हम कहता है कि हम 10 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। फौज में जो कोई भी जवान भर्ती होता है वो रोजगार के लिए भर्ती नहीं होता, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए भर्ती होता है। उसमें गलत जज्बा होता है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उन बच्चों को अगर आप पूछते हो कि पढ़ाई के बाद आगे क्या करोगे, उनमें अनेक ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे से चल करके कहते हैं कि मैं फौज में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। बचपन से जज्बा पैदा होता है जो फौज में जाना चाहता है उसको। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 70 वर्ष की आयु का है वो तो ये कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। और हमारे देश का नौजवान जो है, जो देश की तरक्की में, विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं इसको 18 वर्ष की आयु में अग्निपथ में भर्ती करूंगा और 22 वर्ष की आयु में इसे रिटायर कर दूंगा। नौजवान को रिटायर्ड करना चाहता है
और स्वयं देश की सेवा के लिए रोज मन की बात करता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवान का फिक्र है तो फिर इस योजना को वापस लेना चाहिए। फिर तो फौज की सीधी भर्ती करनी चाहिए और सीधी भर्ती करके जो फौज में जाना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, उसको फिर और ज्यादा सुख सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथियों, जहां नौजवान को, किसान को परेशान किया, वही हरियाणा प्रदेश में मौजूदा सरकार ने रोज नए घोटाले और घपले करने का काम किया। पहले शराब का घोटाला किया, कोरोना के दौरान रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, उसके साथ साथ धान में घोटाला हुआ, बाजरे में घोटाला हुआ, सरसों में घोटाला हुआ, गेहूं में घोटाला हुआ। और तो जो कोरोना काल के अंदर इन्होंने दवाइयां जो सरकारी खरीद करी थी 450 करोड़ अनेक घोटाले किए। हमने अनेक बार विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने सबूत के साथ सारी बातें पेश करी और मुख्यमंत्री से कहा कि आप इसकी इंक्वायरी कराओ, जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आश्वासन अनेकों दफा मिले लेकिन कार्रवाई एक बार भी नहीं। अब पिछले दिनों में और बड़े घोटाले हुए। एक तो अमृत योजना शुरू करी गई थी और उस अमृत योजना के दौरान हर शहर के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए। हैरानी की बात है, किसी भी जिले में एक नया पैसा अमृत योजना के दौरान खर्च नहीं किया गया। केवल कागजों में दिखा करके उस पैसे को नकारा सरकार के बैठे हुए लोगों ने। उसके साथ साथ नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो थे, उनके अंदर भी अनेक घोटाले हुए। भागलपुर में हुआ, जज्जर में हुआ, रोहतक में हुआ, गुड़गांव में हुआ, फरीदाबाद में। सैकड़ों करोड़ रुपए जो है केवल और केवल ठेकेदारों के माध्यम से, बिना कहीं कोई विकास, बिना कोई काम किए, अपने मन चाहे लोगों को टेंडर दे करके कागजों में खाना पूर्ति करके पैसे खाने का काम किया। जब उसकी जांच शुरू हुई, जब उसकी शिकायत की, लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करके अखबार और सोशल मीडिया पे सरकार को बताया कि कैसे पैसे खा रहे हैं लोग, तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा। और जब उसकी जांच शुरू कराई तो उसमें भाजपा जनता के लोग शामिल पाए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करके लीपापोती करने का काम किया। उसी का नतीजा है साथियों कि आज लोग भाजपा से, जसपा से, कांग्रेस से दुखी हैं, परेशान हैं, आज बदलाव चाहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, नगरीय परिषद के भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे ज्यादा जीत करके आए, इसके लिए पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला कर दिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये साथियों फैसला इसलिए किया गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे बताने की जरूरत नहीं, उदाहरण आपके सारे सामने है। सुभाष चंद्रा ने जब राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा की मदद करने का काम किया था। अपना वोट तो खाली छोड़ दिया था, अपना वोट भी जो कांग्रेस का और हमारा साझा उम्मीदवार था उसको देने की बजाय अपना वोट खाली छोड़ दिया। अब साथियों लगातार कैसे भाजपा मजबूत हो, उसके लिए इस तरह के निर्णय कांग्रेस पार्टी ले रही है। कांग्रेस ने तो वॉकआउट कर दिया था कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, तो फिर भाजपा जसपा जो अलग अलग लड़ना चाहती थी, इस तरह से फिर इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मतदाताओं ने जो वोट पोल किया, आपको हैरानी होगी सुनकर के, कांग्रेस, भाजपा और जेजेपी, बीजेपी सब मिलने के बाद केवल 26% वोट ले पाए। 26% लोगों ने वोट देकर के 72% वोटों ने, लोगों ने, मतदाताओं ने
ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। आपके यहाँ पे झज्जर में चुनाव था, बहादुरगढ़ में चुनाव था, सोनीपत में चुनाव था। इन 3 जिलों के अंदर जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मेरा यहाँ पे वर्चस्व है, मैं यहाँ जिसको चाहूंगा एमएलए बना दूंगा, जिसको चाहूंगा एमपी बना दूंगा, ये भी कहता है कि मैं जिसको चाहूंगा यहाँ पार्षद बना दूंगा। इन तीनों जिलों में जो 6 जगह चुनाव हुए, 6 की 6 जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, जिनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों के बीच में जाकर के वोट की अपील करी, इनके अनेक एमएलए और पूर्व मंत्री आकर के वोट मांग रहे थे। 6 के 6 जगह पे तीसरे और चौथे स्थान पे चले गए, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झज्जर, सोनीपत और रोहतक के लोगों ने नकारने का काम किया, वहीं उसके साथ साथ साथियों करनाल के अंदर 5 जगह चुनाव थे। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था, 5 जगह पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी और 5 के 5 जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त करा करके मुख्यमंत्री को भी लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। वहीं उसके साथ साथ सिरसा जिला में 3 जगह चुनाव थे, रानिया का चुनाव था, डबवाड़ी का चुनाव था, इलाहाबाद का चुनाव था और तीनों जगह पे बीजेपी और चौधरी रणजीत सिंह जो मंत्री है और जो कांडा जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ करके आए, ये सारे इकट्ठे हो गए। कांग्रेस भी शामिल हो गई उनके साथ। डबवाड़ी के अंदर जजपा की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया गया। भाई अजय सिंह ने भी, दुष्यंत ने भी, दिग्विजय ने भी और हमारी भाभी ने, चारों ने दिन रात डबवाड़ी में एक कर दिया। डबवाड़ी के अंदर 5-6 करोड़ रुपए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटने का काम किया। उसके बावजूद जिसको हमने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, जिसको हमने सिंबल देकर के लड़ाया, लोगों ने उसको 2500 वोटों से जिता करके इनको 30% भेज दिया। ये तीसरे नंबर पे चले गई, इनकी जमानत नहीं बची। रानिया के अंदर रणजीत सिंह ने कैंडिडेट खड़ा किया, वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीतने का काम किया। इलाहाबाद में बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, लोगों ने बीजेपी वाले को दूर चटा दिया। इलाहाबाद में 17 में से 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिताने का काम। मेरा कहने का मतलब है, लोगों ने इनको नकार दिया। लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं। लोग कैसे जुड़े, इसके लिए साथियों मैं अकेला प्रदेश भर के लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तो लगा सकता हूं, लेकिन मैं एक आदमी के साथ जाकर के संपर्क नहीं कर सकता। इसके लिए तो मान करके चलो, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो पार्टी के समर्पित कार्य करता है, जो पार्टी के पदाधिकारी है, वही लोग गांव में जाकर के, शहर के वार्ड के सतह पे जाकर के लोगों से संपर्क करके पार्टी के साथ ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। हमने अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार करने के लिए पहले हमने हल्का के सतह के ऊपर अध्यक्ष बनाए, हमने अपने 16 प्रकोष्ठ बनाए, हमने जिलों की जिम्मेवारी सौंपी, जिला के संयोजकों की जिम्मेवारी सौंपी, हमने हल्का के ऊपर अध्यक्ष बना करके उनको ये जिम्मेवारियां दी। विस्तार करके हमने हर हल्के के अंदर 5-5, 7-7 जोन बना करके जोन इंचार्ज बना दिए। उसका नतीजा ये था कि पिछली बार चौधरी देवीलाल जी का जो जन्मदिन मनाया गया, भाजपा, कांग्रेस, जसपा ये मान के चलती थी कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकती। वो तो ये मानते थे कि इनकी शो जो फलाप हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमजोर हो जाएगी। लेकिन हमारे जो जोन सदर के प्रभारी थे, जो जिला के हल्का के अध्यक्ष थे, उन सब ने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे लाखों लोगों को जेल में इकट्ठा करके भाजपा, कांग्रेस और जसपा के लोगों को सबक देने का काम किया था।
अब साथियों, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस फिर हम 31 सितंबर को फतेहाबाद में मनाने जा रहे हैं। हमने हमेशा कैसे विस्तार हो संगठन का, जिसके लिए आपसे एक निवेदन करने आए। अगर हमने राष्ट्रीय सत्र पे अध्यक्ष बना रखा है, अगर हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, अगर हमारा जिले का और हल्के का अध्यक्ष है, अगर हमारा जोन का प्रभारी है, तो फिर हमारा गांव का अध्यक्ष भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम गांव में किसी एक साथी को अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप देंगे, तो मान के चलो वो संगठन का विस्तार करेगा, लोगों को ज्यादा बड़ी संख्या में जोड़ेगा। केवल एक अध्यक्ष नहीं, हमारे 16 प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, युवा का प्रकोष्ठ है, बैकवर्ड का है, एक्स सर्विसमैन का है, खेल का प्रकोष्ठ है, एससी का प्रकोष्ठ है। इस तरह के 16 प्रकोष्ठ हमने बना रखे। अगर हम 16 के 16 प्रकोष्ठ के एक एक आदमी को एक एक गांव के अंदर जिम्मेवारी सौंपते हैं, तो फिर 20 लोगों की, 20 कार्यकर्ताओं की, अच्छे काम करने वाले लोगों की टीम आपकी खड़ी हो जाती है। जब 20 लोग आपकी टीम के साथ एक गांव में जुड़ेंगे, शहर के एक वार्ड में जुड़ेंगे, तो फिर मान करके चलो आप अपने संगठन के आधार के ऊपर 2024 का चुनाव न केवल जीतने का काम करोगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ले आओगे। ये सत्ता में ले आने का मूल मंत्र है, हमें इस पे काम करना होगा। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप किसी भी किस्म की कोई कोर कसर नहीं छोड़ोगे, अपनी अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाने का काम करो। वही उसके साथ साथ मेरे से पहले नफे सिंह जी ने आपके सामने जिक्र किया था कि हमने नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव सिंबल पे लड़े थे। अब जिला परिषद का, पंचायतों का और लोक समितियों का चुनाव आने वाला है। हमने फैसला किया कि सरपंच का जो चुनाव, भाईचारे का चुनाव, भाजपा और कांग्रेस तो चाहती है कि गांव के अंदर सरपंच के चुनाव के अंदर विवाद हो, वो तो कहीं ना कहीं भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पहले दिन से सोच है कि गांव का भाईचारा मजबूत हो, भाईचारा इकट्ठा हो। इसीलिए साथ ही हमने फैसला किया कि गांव के सरपंच के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई दखल नहीं करेगी। गांव के लोग जिसको चाहेंगे उसका सरपंच चुन लेंगे। इसी तरह ब्लॉक समिति में भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, हमें जिला परिषद के अंदर सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हमें सिंबल पे लड़ना चाहिए। हमें सिंबल पे इसलिए लड़ना चाहिए कि अगर जिला परिषद के अंदर हमारे ज्यादा साथी जीत करके आएंगे, तो अगला रास्ता आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए मैं अभी से साथियों की जिम्मेवारी लगाता हूँ, चाहे वो प्रभारी हैं, चाहे वो हल्का के अध्यक्ष है, जिला के अध्यक्ष है, संयोजक, आप सब मिलजुल करके अभी से, जहां 25 सितंबर के लिए लोगों को निमंत्रण देकर के आओ, वहीं उसके साथ साथ जिला परिषद के भी अच्छे उम्मीदवार, अच्छे साथियों का चयन करो, अच्छे लोगों को आगे लाओ। पार्टी की तरफ से हम उनकी मदद करेंगे, हम उन्हें सिंबल देंगे। अगर वो बड़ी संख्या में जीत करके आएंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आ जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर साथी भी अब समय निकालेगा और आने वाले समय में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करके चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेगा। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत